हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा स्पेस दिखता कैसा होगा? कुछ ऐसे ही सोचते थे हमारे ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, जिनकी आज हम उनकी बुक के बारे में बात करेंगे, जिसका नेम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो पहले हम स्टीफन हॉकिंग के बारे में जान लेते हैं। स्टीफन हॉकिंग का बर्थ 8 जनवरी 1942 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। उन्हें मोटर न्यूरॉन नामक डिसीज़ हुई थी, जिसके वजह उनका पूरा शरीर जाम हो गया था। बट कहते हैं ना कि इंसान डिसीज़ हो जाए बट उसका ब्रेन कभी खराब नहीं होता है। ऐसे हमारे स्टीफन हॉकिंग थे, इनका ब्रेन पावर से उन्होंने ये बुक लिखी है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड नंबर फर्स्ट, विच इज आवर पिक्चर ऑफ द यूनिवर्स। तो ये स्टार्ट होती है 340 BC में। एक ग्रीक फिलोसोफर थे, वो कोई और नहीं बल्कि एरिस्टोटल थे। उन्होंने अपनी बुक में दिया था ऑन दी हीवंस, जो कि फर्स्ट साइंस की बुक थी। बट हम इसे साइंस की बुक नहीं बोल सकते हैं, बल्कि उनकी बुक में कुछ चीज़ें सही थी, बट अगर हम सारी बात करें तो उनकी सारी बातें ठीक नहीं थी। जैसा कि आपको पता होगा कि पहले के लोग अर्थ को फ्लैट माना करते थे। उन्होंने अब बताया कि ये एकदम गलत है। उन्होंने दो बातें बिल्कुल सही बताई थी। नंबर फर्स्ट, अगर हमारी अर्थ फ्लैट शेप में होती तो लूनर एक्लिप्स के टाइम ये भी फ्लैट शैडो देती, बट इट्स नॉट ट्रू। हमें तो सर्कुलर शैडो मिलती है। सो दैट्स वाई इज द फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज, अगर अर्थ फ्लैट होती तो हर जगह नॉर्थ स्टार को आकाश में एक ही जगह पर पाया जाना चाहिए था, बट इट्स नॉट ट्रू। हमें हमेशा सदर्न जगहों पर स्टार झुका रहता हुआ पाया जाता है और नॉर्दर्न जगह पर ऊपर की तरफ। सो दैट्स वाई सेकेंड इज ट्रू। जैसा कि हम जानते हैं कि उनकी बुक में कुछ चीज़ें गलत थी, जैसे कि उन्होंने बताया कि अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में है और सभी स्टार्स एंड प्लैनेट्स इसी का चक्कर लगाते हैं और वही ही दूरी से चक्कर लगवाते हैं। उनका ऑर्बिट वो गोल आकार का है, जिसे उन्होंने सेलेस्टियल स्फीयर का नाम दिया है। जैसा कि आपने देखा, इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक थी, तो इस मिस्टेक को सुधार की टॉलमी ने, जिससे हम मून के ऑर्बिट को और अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकें। बट मॉडल में काफ़ी डिफेक्ट होने के कारण उनकी मॉडर्न थ्योरी कभी सक्सीड नहीं हो पाई। एंड दूसरी तरफ पोलैंड में रहने वाले एक पादी निकोलस कोपरनिकस ने नया मॉडल पेश किया, जो पुराने मॉडल से काफ़ी अच्छा था। इस मॉडल में अर्थ को यूनिवर्स का सेंटर नहीं बल्कि उसकी जगह सन ने ले ली थी और सारे प्लैनेट्स इंक्लूडिंग आवर अर्थ सन को ऑर्बिट करती हैं। बट हाउएवर, इतना अच्छा मॉडल भी होने के बावजूद लोगों ने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपको पता होगा कि शुरुआत में चेंज आता है तो लोगों को चेंज पसंद नहीं है। लेकिन लगभग 2 सेंचुरी बाद गैलीलियो गैलीलाई उस मॉडल को ध्यान से देखते हैं। उसी टाइम पर हैनिस कोपरनिकस की छोटी मोटी मिस्टेक को चेंज कर रहे थे। कोपरनिकस के मॉडल में प्लैनेट सन को सर्कुलर शेप में ऑर्बिट करते थे, बट केपलर की कैलकुलेशन के हिसाब से प्लैनेट्स परफेक्ट सर्कल में ऑर्बिट नहीं कर सकते थे। जब ये हैनिस कोपरनिकस से लोगों ने पूछा कि ये इलिप्टिकल शेप में ही क्यों ऑर्बिट करते हैं सन को, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्हें सच में ही पता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसीलिए लोगों को ये सोचने में मजबूर कर दिया कि ऐसा क्यों है। एंड जवाब हमें सर ईसक न्यूटन ने दिया, जिसके लिए उन्होंने कैलकुलस इन्वेंट कर दी, जो एक टाइप का मैथ्स है,
जिसे उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का नेम दिया था। न्यूटन की इस थ्योरी में अच्छी प्रिडिक्शन किया जा सकता है जो कुछ तरह था, क्योंकि यूनिवर्सल हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को ग्रेविटी के जरिए अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मून को अर्थ हर टाइम अट्रैक्ट कर रहा है, इसी अट्रैक्शन की वजह मून अर्थ को ऑर्बिट करता है। बट यही अट्रैक्शन के कारण हमारे यूनिवर्स एंड हो जाना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि इसीलिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, बिकॉज इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ऐसा होगा तो दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह कोलिजन करेंगी। अगर ऐसा होगा तो हमारा यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसी वियर्ड प्रेडिक्शन की वजह से लोगों ने इस थ्योरी को बदलने की कोशिश की। लोगों ने कहा हो सकता है कि ग्रेविटी लार्ज स्केल पर रिपल्सिव फोर्स की तरह बिहेव करती होगी और इस रिपल्सिव फोर्स और दूसरी चीज़ों का अट्रैक्शन एक दूसरे को कैंसल कर देगा, जिससे फ्यूचर में कोई भी बड़ा कोलिजन नहीं होगा। यही सोच लगभग 20th सेंचुरी तक चली, बट जब एडविन हबल ने ऑब्जर्व किया, उसने पूरे वर्ल्ड को चौंका के रख दिया, जहाँ तक एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी। दरअसल एल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था कि यूनिवर्स फाइनाइट है, मीन ना ही एक्सपेंड कर रहा है और ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट। और इस आइडिया को प्रूव करने के लिए आइंस्टाइन अपनी थ्योरी में कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट मतलब डार्क एनर्जी को ऐड किया था। हबल की डिस्कवरी के बाद आइंस्टाइन ने अफसोस करते हुए कहा कि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट लगाने की थी, क्योंकि फ्रेंड्स जनरल रिलेटिविटी खुद ही एक भविष्यवाणी करती है कि एक फाइनाइट और स्टैटिक यूनिवर्स बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है और इसीलिए हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड होता रहता है। आइंस्टाइन ने ये बात प्रेडिक्ट करने का मौका कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट से गवा दिया था, बट क्या ये उनकी बड़ी मिस्टेक थी? हबल की डिस्कवरी के बाद उन्होंने खुद ये ऑब्जर्व किया कि यूनिवर्स एक्सपेंशन बहुत फास्ट हो रहा है और ये मे भी लाइट की स्पीड से भी तेज हो सकती है। और जब आइंस्टाइन डार्क एनर्जी की कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज लाया गया, तो यही डार्क एनर्जी यूनिवर्स एक्सपेंशन का कारण बनी। तो हम आते अपने क्वेश्चन में, क्या आइंस्टाइन गलत थे? आई मीन उनकी ये बड़ी मिस्टेक थी कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट लगाने की? दरअसल ऐसा नहीं है। आइंस्टाइन शुरू से सही थे, क्योंकि अगर हम वो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की वैल्यू नहीं करते तो कोई और ऐड कर देता, बट उनकी थोड़ी सी कैलकुलेशन में आई थिंक उनकी मिस्टेक हुई होगी, बट ऑल अबाउट वो एकदम करेक्ट थे। तो फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम दो थ्योरीज काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बट इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती है। तो शायद आपने सही पहचाना, हमारी थ्योरी क्वांटम फिजिक्स एंड रिलेटिविटी। सो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बट इनकी बिल्कुल नहीं बनती। आई होप आपको अच्छा लगे, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और हाँ, इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, सो बाय बाय।